पढ़ेंगे कैसे हम? कैसे पढ़ेंगे? ये क्या है? कहानियों का संग्रह है क्या? मानसरोवर। पर इसको थोड़ा सा मोटा बना लो क्योंकि वो बड़ा प्रभावी आदमी है, बड़ा पैसे वाला आदमी है। वो देखते हैं जो इंसान, मैंने उसको 40,000, वो ज्यादा भी बोलते तब भी वो मना कर देता। वो समझ रहे थे, उसकी ईमानदारी से इतने प्रसन्न हुए। क्या होता है? हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर अदिति पुरोहित। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद की बहुत प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा। और इस कहानी को हम सिर्फ 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि इसके बाद आपको इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नमक का दरोगा। नमक का दरोगा कहानी पढ़ने से पहले ये मेरी टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि मैं रोज इसमें आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ। हेलो क्यूटीज, मैं आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, मैं अपने सभी बच्चों को क्यूटीज बोलते हूँ क्योंकि उनके अंदर वो इनोसेंस हमेशा बनी रहे। तो तुम लोग भी मेरे क्यूटीज हो आज से। पढ़ेंगे कैसे हम? कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम लेखक का परिचय जानेंगे। सबसे पहले हम लेखक का परिचय जानेंगे, उसके बाद पाठ का सार देखेंगे, उसकी समरी देखेंगे कि इस पाठ में बताया क्या गया है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेखक के परिचय से। मैंने पहले ही बता दिया कि लेखक का नाम है, लेखक का क्या नाम है? प्रेमचंद। इनको आप सभी लोग जानते हो, प्रेमचंद। इन्हीं को बेटा कहा जाता है कथा सम्राट। क्या कहा जाता है? कथा सम्राट। इन्होंने बहुत सारी कहानियां और बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। आप लोग जितने भी इनके उपन्यास सुने हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो चलिए जानते हैं प्रेमचंद के बारे में। इनका मूल नाम क्या था बेटा? धनपत राय। प्रेमचंद तो नाम इन्होंने जब ये हिंदी में लिखने लगे तब रखा था, उससे पहले इनका नाम था बेटा धनपत राय। इनका जन्म सन 1980 में लम्ही नामक गांव में हुआ था। ठीक है, लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गवन, कर्मभूमि, गोदान, सोजिस वतन, मानसरोवर। ये 8 खंडों में, मानसरोवर में इनकी कहानियां संकलित है। ये क्या है? कहानियों का संग्रह है क्या? मानसरोवर। गुप्तधन, करविला, संग्राम, प्रेम की देवी, कुछ विचार, विविध प्रसंग आदि। और इनकी जो मृत्यु है बेटा वो 1936 में हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है जानना कि इनका रियल नाम क्या था, मूल नाम क्या था इनका? धनपत राय। क्या नाम था? धनपत राय। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लम्ही नामक गांव में। कहाँ हुआ था? लम्ही नामक गांव में। और इनकी जो रचनाएं हैं, मुझे लगता है आप सभी को अधिकतर तो पता ही होगी। गोदान, गवन, है ना, सेवा सदन, ये इनके उपन्यास हैं। मैम, इनकी ईदगाह कहानी भी है। बिल्कुल है मैम, हमने ना 9th क्लास में 2 बैलों की कथा पढ़ी थी, वो भी है। बिल्कुल है, 2 बैलों की कथा। जितनी कहानियां तुम्हें याद आ रही हैं वो सारी कहानियां हैं क्योंकि प्रेमचंद एक ऐसे उभरा हुआ तारा है जिसको आज तक कोई नहीं भूल पाया। जैसे शुक्र तारा चमकता हुआ दिखाई देता है ना, ऐसे ही अभी तक हमारे प्रेमचंद जी दिखाई दे रहे हैं हमें। ठीक है, और हमेशा दिखाते रहेंगे। अब इनका जो थोड़ा सा डिटेल में जीवन परिचय है देख लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म 1880 में उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनका बचपन अभावों में बीता। इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण बीए तक की पढ़ाई मुश्किल से पूरी की। ये अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इन्होंने नौकरी कर ली और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। फिर क्या, बस तुम यही रखो, इनकी मृत्यु 1980 में हो जाती है। जितना मैंने एक स्टार्टिंग के पेज में बता दिया वो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देख लो पाठ का सार। ठीक है, पाठ का सार पढ़ने से पहले एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, मेरी आदत है, मैं ना ऐसे डायग्राम बना बना के पढ़ाती हूँ। जैसे आप मैथ और साइंस पढ़ते थे 9th 10th में, वैसे ही मेरी आदत है कि मैं हिंदी को भी ऐसे डायग्राम बना के तुम्हें पढ़ाती हूँ। तो इसमें 2 कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर हैं। कौन कौन से हैं? तो देखो, इनको ऐसे बना लो और एक को थोड़ा सा मोटा बना लो क्योंकि वो बड़ा प्रभावी आदमी है, बड़ा पैसे वाला आदमी है, तो इसको थोड़ा सा मोटा दिखाना जरूरी है ना। और ये थोड़ा सा मतलब मिडिल क्लास फैमिली का आदमी है, इसलिए इसको थोड़ा पतला बनाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा प्रभावी ताकतवर आदमी है,
ताकत किससे? पैसे की ताकत है इसके पास। तो इसका नाम है बेटा अलोपी दीन। अलोपी दीन, इसका नाम क्या है? अलोपी दीन। और ये छोटा सा मिडिल क्लास का फैमिली जो हमें रिप्रेजेंट करता है, इसका नाम है बेटा बंसीधर। क्या नाम है? बंसीधर। ये कहानी है ईमानदारी पर, कि ईमानदारी का फल आपको जरूर मिलता है। आप ये सोचो आपको ये कहानियां क्यों पढ़ाई जा रही हैं? कहानियां आप तो खुद भी पढ़ सकते हो, किताबें हैं आपके पास, उठाओ और पढ़ लो। कहानी पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? कोई टीचर की आवश्यकता आपको क्यों है? क्योंकि आप अभी छोटे हो, है ना, आपका जो मानसिक विकास है वो उतना नहीं हुआ है। हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, जब आप हम लोगों से बातें करोगे, इंटरेक्शन करोगे, तब होगा। तो इस कहानी को पढ़ा के लिटरेचर कोई भी हो, चाहे वो हिंदी का लिटरेचर हो, चाहे वो इंग्लिश का लिटरेचर हो, वो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। जैसे आपको पता है, जब हम छोटे होते थे तो कहते थे कि अगर तुम गलत करोगे, है ना, तुम्हें पाप लगेगा। क्यों कहते थे? इंसान को थोड़ा-सा डर रहना चाहिए, जिससे वो गलत कार्य ना करे। ऐसे ही एग्ज़ाम्पल ये जो दे रहे हैं कि ईमानदारी का फल मिलता ज़रूर है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही ये भी हो सकता है कि आप कोई अच्छा काम करते हो, आप सोचो कि मेरे साथ ही गलत-गलत होता है, नहीं बेटा, उससे भी गलत हो सकता था। कहीं न कहीं आपने अच्छे काम किए होंगे, इस वजह से आपके साथ उतना गलत नहीं हुआ। ऐसे ही बेटा, अपनी अच्छाइयों को कभी मत छोड़ना, दूसरों के कारण अपनी अच्छाइयों को कभी मत छोड़ना। लोगों के साथ बहुत गलत-गलत होता है, वो अपना व्यवहार बिल्कुल बदल लेते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो, जैसे को तैसा करो, लेकिन अपने आप को बिल्कुल बुरा मत बना लो, है ना? यहाँ पर आप देखोगे कि जो वंशीधर की ईमानदारी है, उसका फल उसको ज़रूर मिलता है। भले उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, वो भी चाहता, दुःख मनाता, लेकिन वो खुश था कि उसने उसने अपनी तरफ से तो अच्छा ही किया है और उसको फल भी मिलता है। लास्ट में इस कहानी में ही अलोपीदीन इसको अपने नौकरी पर रख लेता है, ज्यादा पैसे पर, इसकी ईमानदारी से खुश होकर। तो आप इस कहानी में देखोगे दो कैरेक्टर हैं, अभी बहुत अच्छे से बताऊंगी मैं। दो कैरेक्टर हैं, एक है बंसीधर और एक है अलोपीदीन। अलोपीदीन ना ताकतवर है, ये ताकतवर आदमी है, बड़ा प्रभावशाली आदमी है। ताकतवर लिख दिया, देखियो। चलो, क्या है बेटा? ये ताकतवर है, इसके पास पैसे की ताकत है, हर कोई इसकी बात मानता है। जैसे कि आप आज दुनिया में देख सकते हो, जिसके पास पैसा है उसका ही सिक्का है ना? अलोपीदीन एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है जो कि दरोगा बन जाता है, नमक का दरोगा। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं बिना भूमिका बनाए। कहानी की पृष्ठभूमि, कहानी कब लिखी गई, किस समय पर यह लिखी गई, तो देखो, यह कहानी उस समय की है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उस समय नमक पर कर लगाया जाता था। कर मतलब होता है बेटा टैक्स, है ना? क्या? टैक्स, पैसा देना पड़ता था। अपने ही जो हमें प्रकृति ने जो चीजें दी हैं उसी पर टैक्स लगाया जा रहा है। सोचो, बिना कर दिए नमक ले जाना अपराध था उस समय। उसे रोकने के लिए नमक विभाग की स्थापना हुई। जैसे आप देखते हो, विभाग बनते हैं अपने, है ना? रेलवे विभाग हो जाता है आपका, ऐसे ही बेटा नमक विभाग बनाया गया, है ना? सड़क विभाग हो गया, ऐसे आपका नमक विभाग बनाया गया उस समय। नमक का दरोगा की नौकरी बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती थी उस समय। अंग्रेजों के समय जो नमक का दरोगा बन जाता था वो बहुत प्रतिष्ठित, उसके पास बहुत ताकत होती थी, है ना? तो उस समय ये बहुत बड़ी बात होती कोई नमक का दरोगा बन जाए, क्योंकि वहां रिश्वत लेने के अनेक अवसर होते थे। समझ रहे हो? वही नौकरी ज्यादा प्रतिष्ठित मानी जाती है जहां आपको एक्स्ट्रा मनी, ब्लैक मनी मिल रहा है। ये तो सभी को पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग, मतलब आप लोग मुझे बताना, लोग कहते हैं मुझे यूपीएससी करना है, जबकि कोई इंसान आईएएस है, मतलब यूपीएससी करनी है, और कोई इंसान असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसकी सैलरी उससे ज्यादा है, लेकिन फिर भी लोगों को यूपीएससी करनी है। एक तो पावर के लिए करनी है बेटा। आप कुछ भी मान लो, लोग भ्रष्टाचार करते हैं, नहीं रह, कोई भी इंसान बता देना जो बिना भ्रष्टाचार के यहाँ रह रहा हो, है ना? तो अगर तुम लोग भी यूपीएससी करने का सोच रहे हो तो अपने आप से प्रॉमिस करो कि तुम एक ईमानदार ऑफिसर बनोगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कि नमक का दरोगा की नौकरी बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है क्योंकि वहां रिश्वत लेने के अनेक अवसर होते थे। अब देखो कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। कहानी का आरंभ होता है, कहानी का नायक है मुंशी वंशीधर, जो कि पढ़े लिखे, ईमानदार और आदर्शवादी युवक हैं। अब इनके पिता कहेंगे, बेटा तुम जाओ, नौकरी पर जा रहे हैं, तो कहते हैं, इनके पिता कहते हैं कि बेटा ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपरी कमाई हो, जिसमें क्या हो? ऊपरी कमाई हो, वरना तो सरकारी नौकरी की जो सैलरी है वो तो क्या है? वो तो चांद है,
वो कम होता जाएगा, है ना? पूर्णिमा का चांद है वो धीरे-धीरे कम होता जाता है। पहले क्या होता है, ऐसे देखो चाँद पहले ऐसे होगा, फिर थोड़ा-सा ऐसे थोड़ा-सा कम हो जाएगा, है ना? फिर उससे भी कम हो जाएगा, 16 कलाएँ होती हैं, ठीक है? फिर ऐसा हो जाएगा, फिर एकदम बिल्कुल पतला-सा हो जाएगा। तो क्या है, सैलरी भी सरकारी नौकरी ऐसी ही होती है, धीरे-धीरे जाके बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो देखो यहाँ लिखते हैं, जब वे नौकरी पर जाने लगते हैं, तो उनके पिता उन्हें जीवन का अनुभव बताते हुए कहते हैं कि वेतन तो कहते हैं वेतन तो पूर्णिमा का चांद है जो एक दिन घट जाता है। यही बात जो मैंने तुम्हें पहले बता दी, लेकिन ऊपर की आमदनी बहता हुआ स्रोत है। ऊपरी पैसा कमाना बहुत जरूरी है। ये पिता अपने पुत्र को शिक्षा दे रहा है कि तुम जाओ ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपरी कमाई हो। यहाँ प्रेमचंद उस समय के समाज की सोच दिखा रहे हैं जहां रिश्वत लेना लगभग समान बात बन चुकी थी। फिर अब क्या है, उस समय, फिर तो आज तो बिल्कुल ही नॉर्मलाइज है भाई। रिश्वत नहीं ली तुमने पाप कर दिया, अगर तुमने रिश्वत नहीं ली तो तुमने बड़ा पाप किया है, अब तो ये हो गया है। लेकिन वंशीधर अपने पिता की बात सुनते हैं और मानते नहीं। वो अपने आदर्शों पर चलने वाला आदमी था, उसने बात तो सुन ली क्योंकि पिताजी बड़े हैं, लेकिन उसने बात मानी नहीं। अब देखो कहानी का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग, अब यहाँ पर होगा क्या, वो नमक का दरोगा बन गया है। एक रात वंशीधर को खबर मिलती है कि कई बैलगाड़ियां चोरी छिपे नमक को ले जा रही हैं। वे तुरंत वहां पहुंचते हैं। जांच करने पर पता चलता है कि ये गाड़ियां इलाके के सबसे बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति पंडित आलोपी दीन की हैं। वही व्यक्ति जो बहुत ताकतवर है, जिसके पास पैसे की ताकत है। आलोपीदीन को विश्वास था कि उसे कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे की पावर थी। यहाँ वो गलत फंस जाएगा। वो पहले मुस्कुराते हैं, फिर कहते हैं दरोगा जी आप नए हैं, जो चाहिए ले लीजिए। लेकिन वंशीधर शांत रहते हैं। रिश्वत की रकम बढ़ती जाती है। वो पैसे बोलते जाते हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 1,000, 5,000, 10,000, 20,000, 40,000। लेकिन हर बार बंशीधर का उत्तर एक ही होता है, मैं अपना कर्तव्य नहीं बेच सकता। मुझे अपनी नौकरी के पैसे मिलते हैं, मैं अपने आप को नहीं बेच सकता। और अंत में वे पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लेते हैं। आज तक किसी ने आलोपीदीन को गिरफ्तार नहीं किया था। अब आता है बेटा अदालत का दृश्य। इसमें अदालत का दृश्य आएगा। गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उसको न्यायालय में ले जाया गया है। अब लगता है कि ईमानदारी जीत गई है, लेकिन प्रेमचंद यही समाज का असली चेहरा दिखाते हैं। जब उनको गिरफ्तार किया जाता है तो लगता है कि यहाँ पर ईमानदारी जीत गई, लेकिन अब ये असली चेहरा दिखेगा। अदालत में पैसे और प्रभाव का असर दिखाई देता है। गवाह बदल जाते हैं। जो लोग उनके साइड से बोलने वाले थे, वो गवाह बदल जाते हैं। वो कहते हैं हमने तो देखा ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं है ये सब। अधिकारी दबाव में आ जाते हैं और फैसला आता है कि पंडित आलोपीदीन निर्दोष हैं। देखो पैसे की पावर है। हर किसी ने आलोपीदीन से पैसा लिया होता है, सबके ऊपर उसका एहसान होता है, तो लोग ऐसे इंसान से जरूर डरेंगे। उल्टा बंशीधर को ही कठोर और अनुभवहीन कहकर नौकरी से हटा दिया जाता है। उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ गया अपनी ईमानदारी की वजह से। अभी तुम्हें लग रहा होगा क्या कर दिया है। यहाँ लेखक हमें बताते हैं कि कई बार सत्य को तत्काल सम्मान नहीं मिलता। यहाँ लग रहा है कि यार देखो उसने इतना अच्छा किया फिर भी उसको क्या भोगना पड़ रहा, वो अपनी नौकरी से और भला हाथ खो दिया, उसने हाथ धो दिया। कहानी का सबसे सुंदर मोड़ आता है, क्या है, कुछ दिनों बाद अचानक पंडित आलोपीदीन स्वयं बंशीधर के घर पहुंचते हैं। वो देखते हैं जो इंसान, मैंने उसको 40,000, वो ज्यादा भी बोलते तब भी वो मना कर देता। वो समझ गए थे, उसकी ईमानदारी से इतने प्रसन्न हुए। क्या होता है कि वो उसके घर पहुंच जाते हैं। बंशीधर सोचते हैं शायद उनका अपमान करने आए होंगे, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। आलोपीदीन कहते हैं मैंने जीवन में बहुत लोगों को धन से खरीदा है। ये लाइन देखो, मुझे सबसे अच्छी लाइन यही लगी है, मेरे हृदय के सबसे ज्यादा पास है। क्या कि मैंने जीवन में बहुत लोगों को धन से खरीदा है, लेकिन पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिला हूं जिसे धन नहीं खरीद सका। फिर वे अपनी पूरी संपत्ति का प्रबंधक बंशीधर को ही बना देते हैं, अपना मैनेजर रख लेते हैं उसको आजीवन। ठीक है, आजीवन उसको अपने यहाँ मैनेजर रख लेते हैं। तो और साथ में ही उसको गाड़ी घोड़ा भी देते हैं, तांगा भी देते हैं, रहने के लिए भी देते हैं, सब कुछ मिलता है उसको 6,000 रुपए वेतन पर।
आगे चलो, फिर क्या है, प्रेमचंद यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है लेकिन किसी का चरित्र नहीं खरीद सकता। समझे, सत्ता कुछ समय के लिए सत्य को दबा सकती है लेकिन उसे हरा नहीं सकती। समझे, जैसे अभी जैन जी जो प्रोटेस्ट चल रही है वही बात है कि सत्ता सच को दबा तो सकती है लेकिन लंबे समय तक नहीं। ठीक है, अब क्या है, अब तुमने इसमें दो चीजें देखी होगी कि बंशीधर का चरित्र कैसा था। बंशीधर एक ईमानदार था, कर्तव्यनिष्ठ और स्वाभिमानी अधिकारी है जो किसी भी परिस्थितियों में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। वे रिश्वत और लालच के आगे झुकने के बजाय न्याय और सत्य का साथ देते हैं। उनका चरित्र आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों का प्रतीक है। अंत में उनकी सत्यनिष्ठा उन्हें समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाती है। अब क्या है, अब देखते हैं आलोपी दीन का चरित्र चित्रण। अब देखते हैं आलोपी दीन का चरित्र चित्रण। तो क्या है, आलोपी दीन एक धनवान, प्रभावशाली और एक चतुर व्यापारी हैं जिन्हें अपने धन पर अत्यधिक गर्व है। वे मानते हैं कि धन के बल पर हर व्यक्ति और व्यवस्था को खरीदा जा सकता है। बंशीधर की ईमानदारी देखकर उनके विचार बदल जाते हैं और वे सच्चे चरित्र का सम्मान करना सीखते हैं। अंततः वे बंशीधर की सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी संपत्ति का प्रबंधक नियुक्त कर देते हैं। तो ये कहानी आपकी यहीं खत्म होती है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आपने इस कहानी से क्या सीखा, आपने इस कहानी से क्या सीखा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूं। आपने इस कहानी से क्या सीखा ये आपको लिखना है। और एक प्रश्न भी है, तो इसको प्रश्न को यहां लिखते हैं। वंशीधर को कहां नौकरी मिली थी। ठीक है, ये तुम्हें बताना है कमेंट बॉक्स में। डन, हमारी क्लास यही खत्म होती है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम और भी क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसे लगी। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऐसे ही पढ़ते रहो। थैंक यू।